न्याय साहब की तरफ जाती हूँ। न्याय साहब, एक और मसला जो आपके लिए आने वाले दिनों में खड़ा होने वाला है वो ये है कि आपके बानी रुकन अकबर एस बाबर, जिनको बकौल आपके मैं आपका बयान पढ़ी थी, आप मानते हैं उनको कि वो बानी रुकन है, वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो इस प्रोसेस में शमूलियत का इख्तियार ही नहीं दिया गया, उसकी बेसिस पे वो इलेक्शन चैलेंज करने जा रहे हैं। अब किस तरह देख रहे हैं आप, किस तरह दिफा करेंगे और क्या आपका जो है इस पर तर्ज अमल क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, सबसे पहले तो मैं राना साहब और नजीर साहब ने जो बातें की हैं, बड़ी अच्छी बातें की हैं। वाकया हमारी पार्टी में, क्योंकि वो मेरे कुलीग हैं, वजीउद्दीन साहब, तस्नीम नूरानी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर हामिद खान साहब, ये सब ने हमने इकट्ठा ज्वाइन किया और आज भी हामिद खान साहब और मैं जहां मौजूद हैं। देखें, हम ये कहते हैं कि हमने एक प्रोसेस, ये वाहिद पार्टी है जो जमहूरी अंदाज से अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा रही है। अब मेरे तो पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है और 3 दिन से 4 दिन से जहां लोग पेपर जमा कराने आए और सिकंडर भी है, प्रपोजर भी आए, ठीक है, और उन्होंने पेपर जमा करा। 2012 का इलेक्शन आपने देखा, उसमें भी इस तरह वो बकायदा इस तरह कंटेस्ट हुआ। अब मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं, अगर मेरे पास पेपर आते हैं तो मैंने अकॉर्डिंग टू द रूल कराना है और एक पैनल के पेपर आए और मुझे रूल ये कहता है कि रिटर्निंग ऑफिसर अगर उस पैनल को डिक्लेयर करते हैं तो मैंने रूल 2020 प्रोविजन 15 के तहत उसको रेजोल्यूशन के तौर पे 2 दिसंबर कता कलामी की माफी, कता कलामी की भैया आपने बात कर ली, बट कता कलामी की माफी चाहूंगी। आपने कहा हमारी पार्टी जो है वो जमहूरी, इजाजत दीजिए, जमहूरी पार्टी है। आपको याद होगा, मैंने खुद इंटरव्यू किया था जस्टिस वजीउद्दीन को, 2014-15 की गालिबन बात है। उस वक्त वो एक लंबा जो है वो लिस्ट लेके फिरते थे और वही लोग जो आज आपकी पार्टी में नहीं है उनके खिलाफ कि जी इन्होंने पैसा चलाया है, इन्होंने जो है ये बेजाब्तगियां की, उनका क्या हुआ हाल? उनको जबरदस्ती, जिसको कहते हैं, आपने पार्टी से एग्जिट करवाया। आपने कहा ही इज नो लॉन्गर अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और तनकीद जब हुई, आपने उस तनकीद को बर्दाश्त नहीं किया। आप उन लोगों के साथ खड़े थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर थी, क्योंकि आपके मफादात उनके साथ थे। तो ये जमहूरी अमल तो नहीं है ना सर? इनका जवाब मैं ये देता हूं कि जो लोग आए, हामिद खान, तस्नीम नूरानी, वजीउद्दीन और उसमें मैं भी शामिल था, हमने उन लोगों को कहा कि ऐसे लोग, जब आपने 96 से पार्टी शुरू की है और आज तक ये पार्टी आपने स्लोगन तहरीक इंसाफ का दिया, ऐसे हम पार्टी में एंटर नहीं होने देते। लेकिन वो एंटर हुए, रहे, मिनिस्टर बने और आप लोगों को साइड पे कर दिया गया ना, तो जमहूरियत तो ना हुई ना सर? तो मेरी रिक्वेस्ट सुन लेना कि हमारा ये पॉलिटिकल इख्तलाफात आज भी हैं। मैं तो अपने वकला के साथ भी इख्तलाफ करता हूं कि जो मुझे पसंद नहीं होता मैं खान साहब को बता देता हूं कि मुझे ऐसे लोग के विजन का जो है, हमारा विजन ये है कि वेलफेयर स्टेट और लोगों को, पाकिस्तान के नीचे से तबके के लोगों को उठाना, उनको राइट्स में। अब इलेक्शन के बारे में ये तो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्षन होता है, हम अब आज भी मुखालिफ हैं, लेकिन इलेक्शन एक और तरफ है। अब बात जाए डॉक्टर अपना बाबर अकबर की तरफ। बाबर अकबर को बता दें कि आप क्या न्याजुल्लाह न्याजी के पास एप्लीकेशन दे देते ना, तो मेरा जैसा इलेक्शन कमिश्नर अगर बाबर एस अकबर के हक में फैसला जाता तो मैं आई स्टेट एट बार कह रहा हूं कि मैं उसके हक में करता। वो ना मुझे उसने अप्रोच की, वो नीचे आया 2 जख्म को, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर थे, सिक्योरिटी दी, एक वीडियो बनाई और एक चैनल पे चला गया और उसने कहा देखें जी, मुझे वहां, भाई आप कहते हैं मैं पुराना मेंबर भी हूं, मैं वहां जाता भी हूं, और लेकिन सर मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कता कलामी की माफी, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या ये जरूरी था कि अकबर एस बाबर आके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही अप्रोच करते, नीचे वो जाके अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट नहीं करा सकते थे? क्या जरूरी था कि आपके तक ही आना जो है वो एक्सेस जरूरी था, उसके बगैर नहीं हो सकते थे? मेरी बात सुने ना, वो ये कह रहा है कि मैं वहां गया, मुझे कोई मिला नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद, पूरा दफ्तर मौजूद, सारे दिन की आप मीडिया पे देखिए, हमारे तमाम लोगों की तस्वीरें हैं और वो सेकेंडरी प्रपोजल तो नीचे उसकी देखें वीडियो, वो कहता है मुझे बलूचिस्तान के, पंजाब के लोग मिले हैं और नीचे लोगों को मिला है। उसका सिर्फ ये मकसद था कि मैं इसको नेक्स्ट में छोटी बात बता दूं। आमिर इलियास राना साहब आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं, अगर इजाजत दीजिए। जी राना साहब। न्याजी साहब, बस सिर्फ छोटी सी थी कि यास्मीन राशिद जेल में हैं, तो उनके पेपर्स जो नामजद हुए
प्रपोजर सेकेंडर, उनके ऊपर जेलर की स्टैंप मौजूद थी? राना साहब, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 23/11/2023 का अगर ऑर्डर पढ़ लेना, क्योंकि हमने अमेंड किए तो कोविड की वजह से उन्होंने कहा अभी कि आपने इलेक्शन कराने हैं 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। 2019 का कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी कहीं बैठा हो, प्रपोजर आपका, कोई राना साहब का प्रपोजर और सेकेंडर अगर नॉमिनेशन पेपर देता है तो हमारे ऊपर उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बार नहीं कि हम एक्सेप्ट ना करें। इसमें 2 ऑर्डर है कि आपने 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन पे कराना है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है हमारे खिलाफ आया 23 का, उसके मुताबिक हमने 2019 कॉन्स्टिट्यूशन में, और उन 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रोविजन है कि आप प्रपोजल सेकेंडर, और हर पार्टी में ये है। तो मतलब अगर कोई अंडरग्राउंड भी हो, जिस तरह 2 लोगों के नाम आ रहे हैं, तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस एक प्रपोजल सेकेंडर होना चाहिए, बस वो। अंडरग्राउंड तो हमारी पूरी पार्टी को किया हुआ है। अंडरग्राउंड तो आप उसको जो 20 दिन के अंदर आगे शेड्यूल आ रहा है, तो इलेक्शन में ईसीपी तो इलेक्शन, हमें इलेक्शन में नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन लीगली स्पीकिंग आप कह रहे हैं कि आपके पास इसका कॉन्स्टिट्यूशनल कवर जो है वो मौजूद है, क्योंकि ये रूल्स अमेंड हुए थे पोस्ट कोविड, आप ये कह रहे हैं, ठीक। अच्छा राना साहब, आपको लगता है कि अकबर एस बाबर वाला जो इशू है वो आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए कुछ बहुत बड़ा जो है वो मसला क्रिएट हो सकता है, और इनके इलेक्शंस के लिए, ये इलेक्शंस इनके जो हैं वंस अगेन कालादम करार हो सकते हैं? न्याजी साहब चूंकि लॉयर भी हैं और उनकी बात पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, वो जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, मैंने सिर्फ पाकिस्तान के एक अमूमी लॉ की बात की थी कि जब भी किसी का चेक भी जाएगा, जेल में जो बंदा मौजूद है, हिरासत में है, कैदी है, मुलजिम है, तो उसके लिए कोई भी चीज़ सरकारी तौर पे उस जेल से स्टैंप हो, क्रेडिबिलिटी के लिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अकबर एस बाबर जो गए और जिस तरीके से ये बगैर जनरल कौंसल बुलाए, जो मतलब तमाम सियासी जमातों का एक होता है ना कि हाथ खड़े करा लिए, मीटिंग करा ली, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। आखिर वो चाहे होटल के अंदर हो जाए, पार्टी के सेक्रेटरीट में हो जाए, कुछ होती है। अब ये पेशावर पहुंच गए। मेरे हिसाब किताब में मुझे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के कराए हुए इलेक्शन को मैं कामयाब होता नहीं देख रहा। ये इलेक्शन में जाके इनके साथ वही काम होगा जो नवाज शरीफ के साथ सेनेट के इलेक्शन में हुआ था, जब साकिब निसार साहब ने 11 रुकनी बेंच का फैसला जो बेनज़ीर भुट्टो के लिए आया था, उसको 3 रुकनी बेंच से उड़ाया था कि एक सजा याफ्ता शख्स को आप पार्टी का हेड नहीं बना सकते। अब उस बुनियाद पे चलता हुआ ये इलेक्शन बल्ले के निशान को खतरे में डालता है या नहीं डालता? लेकिन मुझे मुकाफात अमल इसमें बिल्कुल सीधी सीधी नज़र आ रही है कि जो उस वक्त इन्होंने कराया वो इन्हें भुगतता हुआ मुझे तो फील हो रहा है। कोई शक नहीं है इसमें। कैसे होगा मुझे ये नहीं पता, लेकिन होने दीवार ये बिल्कुल ये रिपीट करा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देर बहुत कर दी है। इन्होंने रास्ता नवाज शरीफ ने तो स्टेट पे हमला भी नहीं किया था, ना लोगों से कराया था, और वो सिर्फ इतराज़ करते रहे कि 5 मुअज़्ज़िज़ लोग जीटी रोड पे जाके कहते रहे, 5 हीरे कहे JIT के। ये नहीं हुआ था कि अगर मुझे पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग कंटोनमेंट में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये जो स्टेट के साथ लड़ाई है ना, जिसका कोई रिप्रोचमा हुआ नहीं और मुझे होता हुआ अब नज़र नहीं आ रहा, अब ये अपने हतमी मरहल में जा रहा है। कैसे इलेक्शन कमीशन से निपटेंगे उन्हें कैसे, क्योंकि इन्हीं के अकबर एस बाबर ने इतने साल लंबी एक जंग लड़ी है पहले और वो जीते हैं उसमें फॉरेन फंडिंग में। जी बिल्कुल ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि अकबर एस बाबर को इतना सादा ले लिया जाना चाहिए। हाँ। वो मतलब ठीक ठाक करके ये सारे सवालात आएंगे, क्योंकि इनकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी किसी पार्टी में नहीं है, वो इनके गले पड़ेंगी।